तो देखो भी, तो जो रैंडम वेरिएबल है तो ज्यादा लेवल का तो पढ़ नहीं पढ़ेंगे, बड़े सिंपल सा पढ़ लेते हैं जो तुम्हारे फिलहाल काम में आएगा, है ना, उतना ही पढ़ लेते हैं, ठीक है क्या। देखो कि भाई जो रैंडम वेरिएबल होता है क्या होता है, अभी 13.4 में काम में आने वाला है सारी चीजें, है ना, ठीक है क्या। तो मैंने लिखा है यहाँ पे रैंडम वेरिएबल। तो ये जो रैंडम वेरिएबल होता है ये कोई ना कोई, जैसे कि विलक्षण होता है, क्या होता है भाई, ये जो होती है कोई ना कोई रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, क्या होता है, इसका मतलब कोई ना कोई फंक्शन होता है, रियल वैल्यूड फंक्शन। कौन सा फंक्शन भाई, रियल वैल्यूड फंक्शन। अब जाहिर सी बात है फंक्शन है तो इसका डोमेन रेंज वगैरह भी होंगी, ये अपन ने 11th में पढ़ा है 12th में पढ़ा है कि इसमें नाम आ गया फंक्शन, फंक्शन है तो इसका डोमेन और रेंज भी होगी। ऐसा रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसा फंक्शन जो में जो आउटपुट देता है वो रियल वैल्यू देता है, क्या देता है, आउटपुट जो भी देगा वो एक रियल वैल्यू देगा, क्या देगा भाई, कोई ना कोई रियल वैल्यू गिवन करता है, रियल वैल्यू देता है ना। कि जो रैंडम वेरिएबल हमें क्या देता है, कोई ना कोई रियल वैल्यूज। अब तुम है ना शुरू में क्या पढ़ के आए थे कि कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो उसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किसी चीज की। अब जब अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें सैंपल स्पेस मिलता है, क्या मिलता है, सैंपल स्पेस किसी भी एक्सपेरिमेंट का, हर एक्सपेरिमेंट का कोई ना कोई पर्टिकुलर सैंपल स्पेस होता है। अगर हम उस सैंपल स्पेस को डोमेन मान ले, क्या मान ले, डोमेन, तो सैंपल स्पेस को क्या मान लू मैं, डोमेन। डोमेन का मतलब क्या होता है, इनपुट, क्या होता है, इनपुट। तो मैंने बोला कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका क्या होता है, सैंपल स्पेस, और उस सैंपल स्पेस को मैं डोमेन मान लू, क्या डोमेन, क्या मान लू, जो रैंडम वेरिएबल होता है उसका डोमेन एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस होता है। मेरे से दोबारा कोई बच्चा ये पूछे कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है तो मैं बोलूंगा रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन होता है, एक होता है फंक्शन, एक होता है रियल वैल्यूड फंक्शन, एक होता है फंक्शन और एक होता है रियल वैल्यू। आप आज तक लाइफ में जो भी पढ़े हैं वो रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़े हैं। वो सर 11th क्लास में हमारे एक चैप्टर था रिलेशन एंड फंक्शन, तो वहां जो चीज भी तुमने पढ़ी, रूट की, बिना रूट की, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की, लोगरिथम वाली, कोई भी, वो जितने भी फंक्शन थे वो रियल वैल्यूड ही फंक्शन थे। 11th में जो भी पढ़े वो क्या पढ़े हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन। 12th में जो चैप्टर तुम्हारे पहला ही वो भी कैसे है, उसमें जो भी फंक्शन का एग्जांपल है, वन वन उनको ऐसे करते थे अपन, है ना, तो वो जो भी फंक्शन थे सारे क्या थे, रियल वैल्यूड ही थे, रियल वैल्यूड फंक्शन। फिर यहां से हमारे दिमाग में एक बात आई, क्या इससे ये तो फंक्शन है, ये कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है तो इसका कोई ना कोई डोमेन पक्का होगा। फिर कोई फंक्शन होता है उसकी दो चीज होती है, डोमेन और रेंज, इनपुट और आउटपुट। अगर ये फंक्शन है तो सर इसका डोमेन क्या है, तो मैंने बोला कि कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालें, अपन एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं, यस और नो। तो जो भी एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं या बुक में, टेक्स्ट बुक में हमसे कोई एक्सपेरिमेंट करवाएगा, भी सारी चीजें हमें थोड़ा करेंगे, अगला कोई ना कोई क्वेश्चन डिफाइंड होगा, जब हम वो एक्सपेरिमेंट रीड करते हैं ढंग से तो हम उसका सैंपल स्पेस निकालते हैं। तो ये जो सैंपल स्पेस है ये डोमेन कहलाएगा किसका, रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी कि रैंडम वेरिएबल। कौन है रियल वैल्यूड फंक्शन, रैंडम वेरिएबल है। उस रैंडम वेरिएबल का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस। मेरी बात आएगा समझ, ठीक है। अब बात आती है इसकी रेंज। तो रेंज जो होती है, मैंने यहाँ क्या लिख रखा है कि रैंडम वेरिएबल रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाता है। इसका मतलब हमें क्या देगा, हमें देगा रियल वैल्यू, यानी कि इसकी जो रेंज होती है वो होती है कोई ना कोई रियल, कोई ना कोई रियल वैल्यू, यानी कि आर पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी, उसे पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ, अरे रियल नंबर का मतलब क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अरे बात क्लियर है क्या बोलूं, अब मैं तुम्हें समझा देता हूँ थोड़ा सा। तो अभी भी समझाएगा था कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, कोई रियल वैल्यूड फंक्शन जो में क्या देता है। अब हमारे साथ क्या हुआ, अरे यार ये तो फंक्शन है तो इसका डोमेन मिलेगा और रेंज मिलेगी। तो मैंने बोला कि जो रैंडम वेरिएबल होता है उसका डोमेन कौन होता है, सैंपल स्पेस। कौन सा सैंपल स्पेस, जो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट होता है। अच्छा, इसकी रेंज क्या होती है, कोई रियल वैल्यू जो हमें गिवन करता है। अब कैसे, थोड़ा सा और डिफाइन करता हूं इसको। देखो भाई, हम रैंडम वेरिएबल पढ़ने वाले हैं ना। अब देखो भैया आगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में कोई एक्सपेरिमेंट है,
अभी मैं जो तुम्हारे काम नहीं आएगा वो लेके जाऊंगा, और जो तुम्हारे केवल 12th में फिर मैं वही पढ़ाऊंगा। अपने को केवल 12th में उससे मतलब है। लेकिन फिलहाल एक बार एग्जांपल, कई बच्चे बोलेंगे सर माइनस कैसे बता रहे हो, तुम्हारे कोर्स में 12th में एक भी चीज ऐसी नहीं है जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव हो। किसकी हो? तो हम नेगेटिव वाले यहाँ कोर्स में नहीं पढ़ने वाले हैं। बात आई क्या समझ में? लेकिन फिर भी मैं एग्जांपल बता देता हूँ, अगर मैंने यहाँ लिख दिया है तो। अच्छा, रैंडम वेरिएबल ये क्या है? वेरिएबल। तो वेरिएबल मतलब कि एक्स वाई जेड कोई ना कोई ये होगा वेरिएबल, पर्टिकुलर कांस्टेंट तो होंगे नहीं, यानी कि वेरिएबल है ना। तो रैंडम वेरिएबल को हमेशा एक्स मानते हैं, एक्स आई। क्या मानते हैं वो सर? एक्स आई का मतलब, आई का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा। पहला रैंडम वेरिएबल x1, दूसरा रैंडम वेरिएबल x2, तीसरा रैंडम वेरिएबल x3 और आई नंबर का रैंडम वेरिएबल xi। तो इसे xi से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? अब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ और इस बात पे गौर करना। 11th क्लास में क्वेश्चन था, क्या था? क्वेश्चन था, अगर आप लोगों ने ढंग से पढ़ा हो 11th क्लास में, कि भाई वो कोई गेम खेलता है, अगर वो जीत जाएगा तो उसे 1 रुपया मिलेगा, अगर वो हार जाएगा तो 1.5 रुपए माइनस हो जाएंगे। वो जीत जाएगा तो उसे 1 रुपया मिलेगा और हार जाएगा तो 1.5 रुपए, 2 रुपए। अरे तो समझ गए ना तुम? 1.5 रुपए 2 रुपए, अपने को रुपए पे थोड़ा लड़ाई करनी है, अपने तो इस पे करनी है। जीतेगा तो प्लस होगा और हारेगा तो 1.5 रुपए उसकी पॉकेट से लग जाएंगे। किससे लग जाएंगे? पॉकेट से। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं तुमको समझाना चाहता हूँ कि मान लो अपन गेम वगैरह या फिर मान लो मेले में जाते हैं। किसमें जाते हैं? जाते हैं। यहाँ पे लगता है कई बार उत्सव मैदान में। तो कौन सा मैदान हो तो मतलब कि मेला लगता है। मैं अब तो खैर कभी कभी भेज दूं। देखो भैया तो देखो भैया, भीड़ में जाना कभी पसंद है, थोड़ा इधर ध्यान दो। तो मैंने उस बच्चे को ही बोला, अच्छा वहां पे जैसे तुम्हें एक गेम होता है, कौन सा गेम? देखो वो तस्तरी फेंकते हो, तो वहां गिलास वगैरह होते हैं, ऐसे गिलास वगैरह पड़े रहते हैं ना, कुछ भी गिलास क्यों, कोई भी चीज भी। एक गेम होता है कि भाई आप बनेंगे तस्तरी फेंकोगे और ये अगर साबुन पे जाके पड़ेगी सोप पे, तो साबुन आप क्या कर ले जाओ। तो बैठो तो अरे डाल दो। तो मान लो वहां पे ऐसी ऐसी चीजें हैं कि आपके पास में कोई तस्तरी है। क्या है? तस्तरी जानते हो ना? डिस्क। क्या भी कोई डिस्क, और ये अलग अलग डिस्क है हमारे पास में। क्या है भैया? अलग अलग। बस ठीक है मैं वो नहीं होती क्या? डिस्क क्या होती है? अरे फैक्ट्री वैसे डिस्क नहीं होती, इसे घुमाते हैं, है ना? हाँ, तो कोई भी सर्कल वगैरह, कोई भी रिंग, हाँ रिंग भी सही है। तो ये अलग अलग डिस्क है ना, इनको फेंकते हैं। अब मान लो कि आपके पास में ये तो है ब्लैक, कोई ग्लास है जिसका नाम है ब्लैक। अब एक और कोई ग्लास है, क्या भाई? ये वाला। इस ग्लास का मैं क्या नाम दे दूं? रेड दे दो भाई। ये कैसा है? रेड। और एक और कोई ग्लास है, और जिसका मतलब मैं यहाँ क्या लिख दूं? ये ग्रीन ग्लास है। कौन सा ग्लास है ना? ग्रीन ग्लास है। तो आप कैसे बोलेगा कि है ना, ये जो तस्तरी आप लोगों ने फेंकी है ना, ये जो तस्तरी आप लोगों ने फेंकी है, अगर ये तस्तरी इसके ऊपर आ गई ऐसे, तो ऐसे बोलेगा आपको 10 रुपए मिलेंगे। क्या मिलेंगे? प्लस में, मतलब 10 रुपए आपको मिलेंगे। अरे सोनो, और अगर तस्तरी इसके अंदर पड़ी है, इस गिलास के ऊपर, तो बोलेगा भाई 20 रुपए आपके लग जाएंगे पॉकेट से। मतलब 20 रुपए आपको दे भैया, अल्लाह गेम खिलवा रहा है तो इतना तो बेवकूफ कोई नहीं है कि रुपया लुटा के ले जा। अगले की आमदनी होनी चाहिए। तो इस पे अगर वो जो डिस्क है, वो जो रिंग है, अगर इसके ऊपर गिरी तो आपको 10 रुपए मिलेंगे। और अगर भूल से इसके ऊपर तस्तरी गिर गई, किस्मत आना कि ऐसी हो तो इस पे गिरेगी हमारी, तो इस पे गिरी तो देखो ये गई, तो इस पे गिरी तो 20 रुपए पॉकेट से लग गए। समझ गए क्या? और मान लो इस पे गिरी तो मान लो आपको 50 रुपए मिल गए सबसे लास्ट में ना। अरे सोनो, तो आप इसका भी रैंडम वेरिएबल मान लो। रैंडम वेरिएबल है वो मैं क्या मानू? तो रैंडम वेरिएबल इस गेम के लिए, इस पर्टिकुलर गेम के लिए मैंने क्या मान दिया है कि भाई अमाउंट ऑफ प्राइज। क्या मान लिया मैंने? अच्छा एक बात बताओ, अमाउंट ऑफ प्राइज। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने है ना, आपने माना है। ये एक्स को मानेगा कौन? सर डिफाइन कौन करेगा? एक्स को डिफाइन कौन करेगा कि कौन रैंडम वेरिएबल है? कि ये जो गिवन एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट में ये जो चीज होगी ये रैंडम वेरिएबल होगी। सर ये जो चीज है ये डिफाइन कौन करेगा? तो दो बातें हैं, या तो मैं करूंगा, अरे यस और नो, या आप करोगे, या टेक्स्ट बुक में अगला जो है टेक्स्ट बुक वाला करेगा, हमें पर्टिकुलर बताएगा। भाई यहाँ पे जैसे मैंने मेरी मर्जी से किया है, तो अगर एग्जांपल मैं बनाऊंगा तो मैं करूंगा, आप बनाओगे तो आप करोगे। टेक्स्ट बुक वाला ऑलरेडी डिफाइन करेगा, समझनी पड़ेगी उसकी बातें कि वो क्या कहना चाहता है, ठीक है ना? तो उसके साथ हमारी फीलिंग अच्छी होनी चाहिए। तो टेक्स्ट बुक वाला तभी तो समझ पाओगे, ठीक है ना? तो या तो मैं डिफाइन करूंगा,
अरे सुनो भाई, रैंडम वेरिएबल किसको बनाएंगे? हर किसी को तो रैंडम वेरिएबल बना नहीं सकते। रैंडम वेरिएबल किसको बनाएंगे? तो या तो मैं डिफाइन करूंगा, या आप डिफाइन करोगे, या टेक्स्ट बुक वाला डिफाइन करेगा ये रैंडम वेरिएबल है। मैंने रैंडम वेरिएबल किसको डिफाइन किया? अमाउंट ऑफ प्राइस। ये प्राइस ही तो है, इसका अमाउंट है, वो रैंडम वेरिएबल है। तो देखो भाई, मैंने क्या लिख रखा था कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है? कोई ना कोई रियल वैल्यू देता है, समझ गए ना? तो यहाँ पे अगर तुम है ना सैंपल स्पेस बनाओ, इसका क्या बनाओ? तो सैंपल स्पेस तो क्या बनेगा? सैंपल, पहले बना रहा हूं मैं सैंपल स्पेस। अरे ये एक्सपेरिमेंट तो है, इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस क्या है? कि भाई जो ग्लास है वो ब्लैक हो सकता था, जो ग्लास है वो रेड हो सकता था, जो ग्लास है वो ग्रीन हो सकता था। तो अब मेरे को बोलेंगे सर एक्स आई मतलब रैंडम वेरिएबल, एक्स आई मतलब तो रैंडम वेरिएबल किसको डिनोट कर रहा है? अमाउंट ऑफ प्राइस। तो या तो 10 रुपए मिलेंगे, या 20 रुपए पॉकेट से लग जाएंगे, या 50 रुपए मिलेंगे। तो तीन ही पॉसिबिलिटीज है। अरे अब ये जो एक्स आई आया, देखो इसमें माइनस का आंसर आ रहा है ना, आउटपुट कोई नहीं, प्लस का भी आ रहा है माइनस का भी आ रहा है। तो मैं ये तो कह रहा था कि भाई ये जो इनपुट, तो इसका जो डोमेन होगा वो एक्सपेरिमेंट का ही होगा। तो ये जो भी आंसर देगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी दे सकता है। हालांकि अपने कोर्स में है नहीं माइनस माइनस वाले, पर उस तरीके से पढ़े नहीं। फिर मैं तो समझा रहा हूँ कि सर माइनस कैसे। तो यहाँ पे एक्स जो था, जो रैंडम वेरिएबल था, वो क्या था? अमाउंट ऑफ प्राइस। तो ये देखो आपको क्या दे रहा है? मैंने बोला था ना अभी कि एक रैंडम वेरिएबल जो होता है वो रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। क्या होता है? रियल वैल्यूड फंक्शन। तो क्या सैंपल स्पेस में इसमें फर्क नहीं है? अरे ये एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट करता है। जैसे घर पे ग्राइंडर मिक्सर होती है मशीन, तो उसमें पपीते डालो तो पपीते का जूस, तो वो मशीन जो होती है वो क्या करती है? केवल उसको जो उसकी जो भी शेप होती है उसको चेंज करती है, लिक्विड वगैरह बना के दे देती है ना। तो ये जो एक्स आई है ये भी क्या करेगा? बस चीज तो वही है। ये ब्लैक है, ये ब्लैक पे अगर डिस्क पड़ी तो आपको 10 रुपए मिलेंगे, ये उसका अमाउंट हो गया। अगले डिफाइन कर रखा है, ये कुछ और भी हो सकता था। अरे बात क्लियर है क्या? ये चीज है। तो अगर ये नहीं भी समझ में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो समझाऊंगा वो समझ में आएगा, वो अपने काम का है, ये हमारे कोई काम की नहीं है। ये तो केवल अपने को सीखनी थी कि कैसे माइनस आ सकता है, कैसे प्लस आ सकता है, कैसे रियल वैल्यू आंसर आ सकती है। और यहाँ पे ये सीखना था कि कोई फिक्स नहीं होता रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल या तो मैं मेरे हिसाब से डिफाइन करूंगा, आप अपने हिसाब से डिफाइन करोगे। और लेकिन हमें तो अगला क्वेश्चन पूछेगा, अपने को 12th क्लास पास के लिए तो हमको तो क्वेश्चन ऑलरेडी मिलेगा, हमको अपने आप से नहीं बनाना। यानी कि हमें टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी डिफाइंड किया हुआ मिलेगा, हमको उसको केवल ढूंढना है कि यार ये रैंडम वेरिएबल है क्या चीज, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रैंडम वेरिएबल कौन बनेगा। तो ये तो अगले की प्रॉब्लम हमारी नहीं है, अगला डिफाइन करके देगा। यस और नो? तो बुक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, रफ कर दूंगा इसको, ठीक है। अब देखो पहले मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, थोड़ा और बिना बुक के, और जो बुक में जिस हिसाब के क्वेश्चन आएंगे उस हिसाब से समझा रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब देखो भाई, अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में एक्सपेरिमेंट है, ध्यान देना भाई। अब मैं एक्सपेरिमेंट ले रहा हूं और एक ऐसा एक्सपेरिमेंट ले रहा हूं मैं कि भाई ए कॉइन टॉसेस थ्राइस, कोई कॉइन है जिसको 3 बार टॉस किया गया। कितनी बार भाई? 3 बार। व्हेन अ कॉइन टॉस थ्राइस, तो भाई ए कॉइन, तो मैंने लिखा भाई यहां पे टॉस ए कॉइन, कोई कॉइन है ना, टॉस ए कॉइन थ्राइस। अब ध्यान देना, तो मेरे को सबसे पहले क्या बनाना है? सैंपल स्पेस। तो मैंने यहां लिखा। अब देखो, अब यहां से काम की बातें हैं, अब तुम्हारे 12th लेवल की बातें हैं, काम की बातें, ठीक है ना। तो अब तुमको थोड़ा सा क्या ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि पिछली वाली बात समझ में आई नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ में आनी चाहिए, ये जरूरी है, मजबूरी है ना। तो सैंपल स्पेस, जब एक कॉइन को 3 बार उछालते हैं, थ्रो करते हैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है? या तो तीनों टाइम हेड आएगा, 3 बार उछालते हैं, कितनी बार? 3 बार। ये बहुत बड़ी बात है। अभी इसका कोई ना कोई रिलेशन मिलेगा इससे, रैंडम वेरिएबल से 3 बार। तो भाई देखो भाई, ट्रिपल हेड एच एच टी, फिर आ जाएगा एच टी एच, फिर आ जाएगा भाई टी एच एच, समझ रहे हो मेरी बात को? फिर हमारे पास क्या हो सकता है भाई? ट्रिपल टी, और भाई टी एच एच टी और टी, और एक कौन सा? ये ना टी, ये आएगा इधर, टी आएगा। अरे ठीक है, तो ये नहीं आएगा क्या? तो अरे सेकंड ये आ तो गया इधर, कौन सा वाला? ये था, ये वाला देखो, टी टी के बाद वाला इधर, ये वाला। अरे तो यहाँ से लेके चलो, एक एक चीज को हटा टी दो, टी एच, ठीक है, एक और हटा दो, टी एच टी, और एक पहले वाले पे कर दो एच टी टी, एच टी और टी, हो गए क्या 8? एक
2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये हो गया सैंपल स्पेस, यानी कि ये डोमेन है रैंडम वेरिएबल का। किसका? अब यहाँ पे मैं दोबारा मेरे हिसाब से डिफाइन कर रहा हूँ। तो मान लो कि यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल है वो नंबर ऑफ हेड्स है। ये तो सैंपल स्पेस है किसी एक्सपेरिमेंट का, मैंने लिख रखा ऊपर किसी एक्सपेरिमेंट। अब मैं यहाँ पे रैंडम वेरिएबल जो है वो क्या मान लूं? रैंडम वेरिएबल मतलब xi, रैंडम वेरिएबल मतलब तो किसको मानूं? नंबर ऑफ हेड्स को। तो ये हमारा सुपर हीरो है, तो नंबर ऑफ हेड, तो पर्टिकुलर इसी की बात करेंगे, किसकी? हेड की केवल। अब हमें केवल ये पॉसिबिलिटीज देखनी है कि हेड जो है वो कितने तरीके से हैपन हो सकता है। तो दोबारा ध्यान दो, मैंने क्या बोला कि भाई ये कोई एक्सपेरिमेंट था जिसका सैंपल स्पेस है, और सैंपल स्पेस ही रैंडम वेरिएबल का डोमेन होता है, उसका इनपुट होता है। किसका? रैंडम वेरिएबल का। तो रैंडम वेरिएबल को किसे डिनोट करते हैं? xi से। और या तो मैं डिफाइन करूंगा या आप डिफाइन करोगे, या बुक वाला, टेक्स्ट बुक वाला हमें डिफाइन करके देगा। मैंने क्या डिफाइन कर दिया? नंबर ऑफ हेड हमारा रैंडम वेरिएबल है, तो आप केवल किस पे ध्यान दोगे? नंबर ऑफ हेड पे। ये बुक की बातें हैं, ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, माइनस का लॉजिक भूल जाओ, इधर ध्यान दो, ठीक है ना? तो क्या क्या चीजें हो सकती है, इधर ध्यान दो। तो मैंने यहाँ पे ऐसे बोला कि भाई देखो ध्यान देना बिल्कुल, मैं नंबर ऑफ हेड की बात कर रहा हूँ। नंबर ऑफ हेड हमारा रैंडम वेरिएबल, तो हो सकता है एक भी हेड ना आए। अरे भाई जो टोटल सैंपल स्पेस था उसमें 8 रिजल्ट थे, और जो रैंडम वेरिएबल होता है इसका डोमेन यानी इसका इनपुट, यानी इसमें कौन आएगा? इन्हीं में से कोई ना कोई चीज आएगी। रैंडम वेरिएबल का डोमेन, किसका डोमेन? रैंडम वेरिएबल कौन होता है? सैंपल स्पेस होता है। अरे सो नो, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? तो इधर ध्यान दो, पॉसिबिलिटीज इधर ध्यान दो। मैंने लिखा रैंडम वेरिएबल, क्या लिखा है? xi, इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ हेड। अब मैंने ये लिखा इधर 0, इसका मतलब क्या हुआ? अरे नंबर मतलब रियल वैल्यू 0। नंबर ऑफ हेड, इसका मतलब क्या हुआ? 0 हेड। 3 बार उछाड़ा, और अरे ये सबसे बड़ी बात है, 3 बार उछाड़ा, तीनों बार हेड नहीं आया। इसका मतलब एक बार नहीं, तीनों बार। नंबर ऑफ हेड, एक भी हेड नहीं आया। पहले उछाड़ा तो भी कुछ और, दूसरी बार उछाड़ा तो भी कुछ और, तीसरी बार उछाड़ा तो भी हेड के अलावा कुछ और। अरे समझ गए क्या? तो इसका मतलब ये हुआ कि एक भी हेड नहीं आया, एक भी, इसका मतलब ये तो हुआ, मतलब तीनों बार, मतलब इसका मतलब ये हुआ एक भी हेड पहली बार में भी नहीं आया, दूसरी बार में भी हेड नहीं आया, तीसरी बार में, मतलब पहली बार में भी टेल आया, दूसरी बार में टेल आया, तीसरी बार में भी टेल आया। तो मेरे को ये बताओ, एक भी हेड नहीं आया, इसका मतलब तीनों बार टेल आया। तो इसके अंदर क्या आएगा? केवल एक ही केस आएगा, ये केवल एक केस, केवल टी टी टी। यस और नो? ये तो उसका डोमेन है, ये आया कि नहीं आया? लेकिन मैं क्या लिख रहा हूँ? 0। ये नहीं लिख रहा, ये तो मैंने बना के दिखाया है। रियल वैल्यू आउटपुट, ये तो इनपुट है, ये तो डोमेन है। मैंने रैंडम वेरिएबल की 2 बातें बताई थी, क्या बताई थी? एक डोमेन और एक रेंज, ये तो डोमेन है। ये सुनो भी, एक भी हेड नहीं आया, मतलब तीनों टेल, मतलब ये तो इसका डोमेन हो गया, और इसका आउटपुट कोई रियल वैल्यू की, इसका मतलब हुआ 0 टेल, 0 हेड। एक भी बार हेड नहीं आया, पहली बार भी टेल, दूसरी बार भी टेल, तीसरी बार भी, तीनों बार। अरे ये सुनो, मैं लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे, एक क्वेश्चन ध्यान देना। अब बात आती है हमारे पास दूसरी, मैं पॉसिबिलिटीज देख रहा हूं, नंबर ऑफ हेड, एक भी हेड नहीं आया। यस और नो? अब एक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक हेड आ गया, इसका मतलब क्या हुआ भाई? एक हेड आ गया, एक हेड आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? एक हेड है ना? अच्छा, एक हेड आ गया तो 2 बार टेल। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने बोला एक, 1 का मतलब ओनली एक बार हेड, बच्चे में 2 बार टेल। इसका मतलब ये तो हुआ ओनली एक बार हेड, मतलब बच्चे में 2 बार टेल आना चाहिए था। यस और नो? अब ये कितने तरीके से हो सकता है? देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, एच टी टी, टी एच टी और टी टी एच, ऐसा कितनी बार हो रहा है? 3 बार। ये कितनी बार हो रहा है? एक बार ही नहीं हो रहा, 0 ये 0 बार हेड आया, एक बार हेड नहीं आया, ये कितनी बार हो रहा है? ये लॉजिक है, देखो ये 0 बार हेड, एक बार हेड। हाँ, रैंडम वेरिएबल 1 है, तो रैंडम वेरिएबल देखो x ऊपर लिखा है, इसका नीचे तो मैं इनपुट बता रहा हूँ। यस और नो? अब ये मत देखो 3 आ गए, अरे ये मत देखो 3 आ गए, कितनी बार? इसका मतलब
एक बार तीन केस ऐसे हैं, जिसमें तीन एक बार केस ऐसे head हैं जिनमें हेड देखो इसमें भी एक बार हेड है, एक बार हेड है, एक बार हेड है। इस पे ध्यान देना, इस पे। यस यस और नो? ठीक है। तो एक केस ऐसा था जिसमें एक भी हेड नहीं आया। तीन केस ऐसे हैं जिनमें एक बार हेड आया। केवल कितनी बार हेड आया अभी? मैं प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहा, प्रोबेबिलिटी की बात अपन बाद में करेंगे। समझ गए क्या? ठीक है। वैसा मैं लिख सकता हूँ कि 3 बार हुआ। कितनी बार हुआ? 3 बार ऐसा हुआ कि एक ही हेड हो रहा है। पहली बार में हेड, दूसरी बार में हेड, तीसरी बार में जाके 3 बार उछाल रहे हैं। या तो पहली बार उछालते ही हेड आ गया, यानी बची हुई 2 बार कुछ और, या पहली बार नहीं आया, दूसरी बार में आया, तीसरी बार। समझ रहे हो क्या? और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? एक बार भी हेड नहीं आया, एक बार हेड आया। अब भाई रैंडम वेरिएबल xi नीचे वाले नहीं है, xi ऊपर वाले हैं। xi पहला रैंडम वेरिएबल 0, दूसरा मैं केवल नंबर ऑफ हेड की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ टेल भी हो सकता था। एक बार हेड आया और यहाँ पे 2 बार हेड आए। कितनी बार भाई? 2 बार हेड आए। तो ऐसा कितनी बार हैपन होगा? 2 बार हेड। देखो भैया 2 बार हेड, 2 बार हेड, इसमें भी 3 केस, 3 आए केस। अरे भाई केस 3 आए, लेकिन ऐसा भी देखो नहीं 3 बार ही होगा। केस 3 आए तो 3 बार ही होगा, लेकिन किसी भी केस में हेड 2 ही है। नंबर ऑफ, मैंने क्या लिखा है? नंबर ऑफ हेड। ठीक है ना? तो अगला क्या हो जाएगा भाई? एच। यस और नो? और तीसरी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है? तीनों बार हेड, तीनों बार हेड आए। तो एच इसमें केवल एक ही केस हुआ। कितना केस हुआ अभी? ये बात आएगी नहीं समझ? क्या इससे ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? नहीं हो सकती। इससे ज्यादा सही है, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैं जब नंबर ऑफ हेड की बात कर रहा हूं तो हो सकता है एक भी हेड ना आए। ये कंसंट्रेटर गोले पे हो सकता है जो हेड है 3 बार उछाल रहा था, एक बार हेड आ जाए, 2 बार कुछ और आ जाए। नंबर ऑफ हेड हो सकता है 3 बार उछाला, हो सकता है 2 बार तो हेड मिले, एक बार कुछ और मिले। हो सकता है 3 बार उछाला, तीनों बार ही हेड। किस्मत अच्छी है, तीनों बार ही हेड आया। क्या इसके अलावा कुछ और पॉसिबिलिटीज है? तो रैंडम वेरिएबल कितनी वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हैं? 0 1 2 3 4। 0 1 2 और 3। ये बात आएगी नहीं? यही समझ में? वो सिर्फ ये क्या काम आएंगे? ये उस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के काम आएंगे। ये जो नीचे वाली चीज है क्या काम आएंगी? ये तो रैंडम वेरिएबल जो होता है उसमें एच टी टी एक्स कुछ नहीं होता, वो एक रियल वैल्यू होती है, काउंटिंग होती है 0 1 2 3 4। माइनस में भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल माइनस है नहीं ना वो। यस और नो? नंबर ऑफ हेड नेगेटिव कहां से मिलेंगे? नंबर ऑफ हेड पॉजिटिव मिलेंगे। वहां तो नंबर ऑफ प्राइस था, पैसे पॉकेट से, वो तो जुआ था, जुआ खेल रहे थे। अरे ये सोनो, वहां तो गैम्बलर हो रहे थे तुम। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ हेड, माइनस में हेड करूंगा वो, समझ गए ना? तो सारी वैल्यू जो है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इंटीजर मिल रही है। अरे ये बात क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है। तो सिर्फ नीचे वाली चीजें, ये चीजें प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के काम आएंगी, और ये रैंडम वेरिएबल था। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, बोलो कोई दिक्कत नहीं है? अब यहाँ पे एक बात मैं तुमसे पूछता हूँ, अब आती है इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं रफ करता हूँ इसमें ना, और मैं इसको दोबारा बनाता हूँ, और अब इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूंगा। किसकी भाई? है ना? और यही मैं एग्जांपल एक बार लिख देता हूं। और अभी देखो भाई, तुम इस पे कंसंट्रेट बनाए रखना। ये एक बार एक एग्जांपल ढंग से समझ में आ गया, फिर क्वेश्चन करने में दिक्कत ही नहीं होगी, है ना? तो दोबारा हम कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट, तो वही रखता हूं मैं ना, अलग अलग लेवल दोबारा समझने में दिक्कत आ जाएगी। तो एक्सपेरिमेंट मेरे पास वही है, कोई को थ्राइस। तो क्या बोल रहा था भाई मैं? ट्रिपल एच। ठीक है क्या? तो इस पे कंसंट्रेट करो तुम तो बस। हो गए क्या? अब देखो, थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे एक चीज डिफाइन की, एक्स आई। एक्स आई क्या हमारा? रैंडम वेरिएबल। किसको माना है? नंबर ऑफ हेड्स को। ठीक है। अब भाई जब हमने इसकी टेबल बनाई तो सबसे पहले किसकी बनाई? एक्स आई की। तो ये मैं तुमको दोबारा बार बार में तो क्या समझाऊं, तुम समझ गए हो। तो पहला जो बॉक्स बनेगा वो क्या बनेगा भाई? इसका कि एक भी हेड ना आए, 0 है। यस और नो? तो इसका मतलब ये था कि तीनों बार टेल आएगा, इसका मतलब नंबर ऑफ हेड है ना,
एक भी हेड नहीं आए। दूसरा क्या था 1, तीसरा क्या था 2, अच्छा थोड़े से बड़े कर देता हूं मैं, और ये क्या था भाई 2 बार हेड आ जाए, समझ गए क्या है, और भाई लास्ट में आ जाए 3 बार हेड आ जाए, 3 बार, तो एक ये लास्ट वाला हो गया 3 बार हेड आ जाए। तो इसके अलावा कुछ और था क्या? ये तो पॉसिबिलिटीज थी कि हो सकता है 3 बार उछाल रहे हैं तो वैसे भी नहीं जा सकते, 4 कर दिया इसका मतलब 4 बार हेड, 4 बार उछाल ही नहीं रहे, 4 बार क्रॉस ही नहीं कर रहे, 3 बार ही कर रहे हैं उसमें ना। तो देखो भाई एक बार भी हेड नहीं आया, एक बार हेड आ गया, 2 बार हेड आ गया, 3 बार हेड आ गया। अब देखो यहाँ पे P ऑफ xi, मैंने क्या लिखा है? P of xi, P ऑफ xi, इसका मतलब ये होता है जो रैंडम वेरिएबल x है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो सर i का मतलब पहले रैंडम वेरिएबल की करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, दूसरे रैंडम वेरिएबल की करस्पॉन्डिंग। तो ये x1 है, ऐसे ही ये x1 आ जाएगी P ऑफ x1, ये भाई x1 है, ये x2 है, ये x3 है, और ये तो ऐसे P ऑफ x4 हो जाएगी, समझ गए? अब मेरी बात पे ध्यान दो, ठीक है? तो देखो ध्यान क्या दो, प्रोबेबिलिटी बाद में निकालूं, 1 मिनट में थोड़ी पहले ये लिख लेता हूं कि भाई एक भी हेड नहीं आया, मतलब ये वाला तो केस आएगा तीनों टेल, एक भी हेड नहीं आया, पहली बार भी टेल, दूसरी बार भी टेल, तीसरी बार भी टेल। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देता हूं मैं, है ना? तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है देखो, एक बार उछाड़ा, 1 मिनट, एक बार उछाड़ा कितने रिजल्ट? हेड या टेल, एक बार उछाड़ा कितने रिजल्ट? 2 में से टेल कितनी बार? ये इसकी अकेले इस टेल की, दोबारा उछाड़ा, दोबारा टेल, दोबारा उछाड़ा, दोबारा टेल, तीनों बार टेल की हाफ इंटू हाफ 1/8। अब कई बच्चे बोलेंगे सर डायरेक्ट देख लो ना, ये टोटल 8 है, 8 में से तीनों बार टेल एक ही तो हुआ। मेरे को ये नहीं सिखानी, मेरे को ये सिखानी है कि इसके जो भी इंडिविजुअल रिजल्ट होंगे वो टोटल वो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से आ रहे हैं। किससे आ रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मतलब पहला भी टेल इंटू दूसरा भी टेल तीसरा भी टेल, ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से आया ना। अच्छा तो एक बात बताओ, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में कौन सी थ्योरम में? मल्टीप्लिकेशन, या फिर टोटल प्रोबेबिलिटी में? किसमें? टोटल प्रोबेबिलिटी में जितनी भी इवेंट थी एलिमेंट्री इवेंट, उनकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या था? 1। इसकी में जो भी एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी आएंगी ना 1 आएगा, पक्की बात है। अगर 1 नहीं आ रहा तो तुम्हारा आंसर गलत है, तुम्हारा टेबल गलत है। हाँ, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये क्या है? ये रैंडम वेरिएबल हो रही है उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको क्या बोलते हैं भाई? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिवाइड कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना, जैसे प्रसाद बांटते हो, डिस्ट्रीब्यूशन। और सर यहाँ प्रोबेबिलिटी कहां बांट रहे हैं? नहीं बांट रहे, रैंडम वेरिएबल 0 की एक बार भी हेड नहीं आए तब प्रोबेबिलिटी, एक बार हेड आ जाए तब प्रोबेबिलिटी, 2 बार हेड आ जाए तब प्रोबेबिलिटी, 3 बार हेड आ जाए तब प्रोबेबिलिटी। तो सबकी प्रोबेबिलिटी डिवाइड नहीं करे तुम, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग। तो जितने भी पॉसिबल रैंडम वेरिएबल होंगे उन सभी रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सम 1 आएगा, पक्की बात है। क्योंकि ऐसा टोटल प्रोबेबिलिटी में होता था मल्टीप्लिकेशन वगैरह में, ठीक है ना? तो देखो ये ध्यान देते हैं, यहां तक आ गया समझ में? अच्छा इसमें कौन कौन से केस आएंगे? एक बार हेड, तो केवल एक बार हेड, इसमें भी एक बार हेड, इसमें भी एक बार हेड। मतलब ये तो हमें बताएगा, ये एक का मतलब ये हमें चेतावनी दे रहा है, ये वार्निंग दे रहा है कि वो रिजल्ट ढूंढो जिसमें एक हेड आ रहा है बाकी कुछ और, तो वो ढूंढो। चलो ढूंढते हैं। अब ये चीज किसके काम में आ रही है? तो प्रोबेबिलिटी के काम आ रही है। उसने अपना काम कर दिया कि मैं हेड, मेरी पॉसिबिलिटी है या तुम आऊंगा ही नहीं, तीन बार उछाल लो, तुम 3 बार उछाल लो किसी सिक्का, मैं एक बार ही नहीं आऊंगा, 3 बार टेल आऊंगा, मैं तुमको हराऊंगा। फिर हेड, या फिर ऐसे बोल सकता है ठीक है 3 बार उछालोगे तो एक बार ही आऊंगा, 2 बार मैं नहीं आऊंगा। वो तो अपनी बारे में बता रहा है कि मैं क्या आऊंगा, है ना? क्योंकि हमने रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ हेड लिया है। अब ये प्रोबेबिलिटी का काम है कि एक बार हेड कितनी बार आ रहा है, वो रहा। तो T अब तीनों जो है, तीनों में 2 बार T और 1 बार H है, तो किसी एक की निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, किसी एक की निकाल के मैं इस बॉक्स की निकाल लूं और उससे किससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसमें 2 बार T 1 बार H, 2 बार T 1 बार H, 2 बार T, तो ये और ये बल्क में सेम आएंगे। अरे सोलो, तो मैं तो किसी इसकी निकाल लूं और 3 से मल्टीप्लाई क्यों कर दूं, इसकी सेम आएगी। अच्छा एक बार उछाड़ा 2 रिजल्ट, एक बार उछाड़ते हैं, 2 से 3 बार उछाड़ना है, रुको तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से ला रहा हूं मैं। एक बार उछाड़ते हैं, मैं इसकी निकाल रहा हूं T की, एक बार उछालने पे टेल एक बार आ सकता है,
दूसरी बार उछाल रहे हैं टोटल रिजल्ट 2, लेकिन दोबारा टेल एक बार ही आ सकता है। तीसरी बार उछाला तो भी 2 ही, देखो पहली बार उछाला तो भी 2 में से कोई एक आएगा, तीसरी बार उछाला तो भी हेड या टेल, तीसरी बार उछाला तो भी हेड या टेल। हेड में कितनी बार? एक बार। तो ये हो जाएगा 3/8। उसे ऐसे देख लेते टोटल 8 थे, 8 में से 3 हाँ वैसे देख लेते, लेकिन मैं तुमको ये समझाना चाहता हूँ कि ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से ही बनते जा रहे हैं, और जब इनको जोड़ेंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी बनेगी हेड की। तो देखिए लास्ट में इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी नंबर ऑफ हेड, एक बार आए एक बार भी नहीं आए इसको मतलब नहीं है, ये तो मल्टीप्लिकेशन। जब इनको ऐड करेंगे वो क्या बनेगी? टोटल प्रोबेबिलिटी। समझ गए क्या? और टोटल प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है, मैंने समझा रखा है, पक्की बात है। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अच्छा भाई ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये P of x आई, P of x1 x2 इसके अंदर कौन से रिजल्ट आएंगे? 2 हेड कौन से? फर्स्ट 3 एक तो ये आएगा, और h t h और t h h किसी एक की निकाल लूं और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 1/2 1/2 1/2, तो ये भी आएगा 3/8। ठीक है क्या? अब तीनों बार हेड, पहली बार भी हेड, दूसरी बार भी हेड, तीसरी बार भी हेड, तो पहली बार भी हेड, दूसरी बार भी हेड, तीसरी बार भी हेड, तो ये अभी 1/8। यस और नो? अब जो क्या है कि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। अब देखो भाई ये जो इंपॉर्टेंट लॉजिक है वो क्या है, वो ये बात है इंपॉर्टेंट लॉजिक हमारा ये P ऑफ, इधर ध्यान देना, P ऑफ x बराबर 0 उस चीज के एक बार भी हैपन नहीं होने की, उस मैं पहले तो बता चुका हूं एटलीस्ट वाले कॉन्सेप्ट में, उस चीज के एक बार हैपन होने की, उस चीज के 2 बार हैपन होने की। और मान लो अपन n ट्रायल कर रहे हैं, कितने ट्रायल कर रहे हैं? n, तो यहाँ पे तो हालांकि 3 ही कर रहे हैं, तो 3 ही n है। अगर उसी चीज को n बार ट्रायल करने की, किसी चीज के एक बार भी हैपन नहीं होने की, उस चीज के एक बार हैपन होने की, किस चीज के? रैंडम वेरिएबल के जिसकी बात करेगा, उस चीज के 2 बार हैपन होने की और उस चीज के n बार हैपन होने की, सभी का सम 1 आएगा। यस और नो? अरे बात क्लियर क्या? तो यहाँ से एक नया फॉर्मूला तुम्हें क्या सीखना था? किसी चीज के एटलीस्ट 1 टाइम हैपन होने की प्रोबेबिलिटी। अब तुम चेक कर लो, देखो कैसे, देखो इस सबका जोड़ो, सबका क्या रहता है? P of x1 x1 मतलब 0, समझ रहे हो मेरी बात को? x बराबर 0 प्लस P of x बराबर 1 बार प्लस P of x बराबर 2, P of x बराबर 3, इतना ही तो था। अच्छा x बराबर 0 का 1/8, फिर समझ रहे हो क्या? 8/8। अच्छा तो 3 और 3 6 और 1 7 और 1 8, तो ये फाइनली क्या है भाई? 8/8 यानी क्या है? 1। तो ये रूल हमेशा फॉलो होता है, तो आप गलत करके आए तो ये चेक भी कर सकते हैं। अरे ये सोच लो, अच्छा यहाँ से मैं नया फॉर्मूला बनाऊं कि किसी चीज के एटलीस्ट एक बार तो हेड आए। अगर इसी कॉन्सेप्ट से हमसे क्या पूछ ले कि एक बार तो हेड आए ही आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो एक बार हेड आए यानी कि Px बराबर कम से कम एक बार, हो सकता है दोनों बार हेड आ जाए और हो सकता है nth टाइम भी हेड आ जाए, कम से कम एक बार हेड आने की। तो ये जो Px = 0 उधर जाएगा 1 माइनस x बराबर 0, यानी 1 में से वो चीज सब्ट्रैक्ट कर दो जो एक बार भी नहीं आई। ये इसका मतलब क्या हुआ कि एटलीस्ट एक बार तो हेड आएगा ही आएगा। इन सभी चीजों की प्रोबेबिलिटी है, या तो सभी को अलग अलग निकाल के जोड़ो, या 1 में से एक बार भी हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी घटा दो, एक बार भी हेड नहीं आने की। तो देखो 1 माइनस एक बार भी हेड नहीं आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8। क्या आंसर है? 7/8। तो 7/8 किसकी प्रोबेबिलिटी है? 3 बार सिक्का उछालने पे एटलीस्ट, 3 बार सिक्का उछालने पे एटलीस्ट एक बार तो हेड आएगा ही आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 7। कितना इजी है, वरना तुम इसका अच्छा 3 बार उछाल देते हैं, ये तो कितने थे? 3 बार, मैं n बार ले गया ऐसे ना कि 3 बार उछाल रहे हैं और एटलीस्ट एक बार तो हेड आए 7/8। मेरी बात करनी पड़ेगी नहीं पड़ी? यस और नो? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो सारा हो गया। ये रैंडम वेरिएबल है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इनका सम लास्ट में बनाएगा। रैंडम वेरिएबल या तो मैं डिफाइन करूंगा या तुम डिफाइन करोगे या टेक्स्ट बुक वाला डिफाइन करेगा। अरे ठीक है ना? कभी कभी ये होगा नंबर ऑफ हेड, जब हमारे पास में प्लेइंग कार्ड आएंगे, क्या आएंगे? ताश।
तब हमें रैंडम वेरिएबल क्या बोल सकता है, नंबर ऑफ किंग रैंडम वेरिएबल है। हो सकता है एक भी किंग ना आए, हो सकता है एक किंग आ जाए, हो सकता है 2 किंग आ जाए, हो सकता है 3 किंग आ जाए, हो सकता है 4 किंग आ जाए। 4 से ज्यादा तो किंग आ नहीं सकते। यस और नो? अच्छा, रैंडम वेरिएबल जरूरी है किंग को क्वीन को बना देगा? अच्छा, डायमंड के पत्तों को बना देगा? यस और नो? यानी कि रैंडम वेरिएबल अगर प्लेइंग कार्ड का क्वेश्चन आ गया तो मैंने बता दिया कैसे आएंगे। अच्छा, इसमें और किसको बना सकता था? तो इसमें जो रैंडम वेरिएबल है टेल को बना सकता था। एक बार भी टेल ना आए, एक बार टेल आ जाए, 2 बार टेल आ जाए, 3 बार टेल आ जाए। मेरी बात को समझ रहे हो क्या? तो मैंने 2-3 एग्जांपल बता दिए आप लोगों को, ठीक है ना? ठीक है। तो भाई अब मान लो ये भी हो सकता है कि एक बंदा है, ठीक है ना, और वो गेम खेल रहा है। क्या खेल रहा है भाई? गेम खेल रहा है। तो ये जो बंदा है ये गेम खेल रहा है और ये 3 गेम खेल रहा है। कितने गेम खेल रहा है? पहला गेम ए, दूसरा गेम बी। तो हो सकता है एक भी गेम ना जीते, हो सकता है तीनों में से एक गेम जीत जाए, हो सकता है 2 गेम जीत जाए, हो सकता है तीनों गेम जीत जाए। तो मैंने यहाँ पे रैंडम वेरिएबल क्या लिया है भाई? नंबर ऑफ गेम। अरे सो नो, नहीं, विनिंग गेम, जीतने वाले गेम। समझ गए ना? तो मतलब रैंडम वेरिएबल तो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक वगैरह लेंगे। तो क्या अपन बुक स्टार्ट कर दें क्या? ठीक है, लाओ तुम। अब जो है ना 11th क्लास में तुम लोगों ने सीखे हैं, अरे 11th क्लास में क्या सीखे हैं? वेरिएंस, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन। मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन तुम्हें पता है क्या? मीन, मोड, मीडियन अलग अलग होते हैं, सेम होते हैं? बताओ। अरे मीन, मोड, मीडियन तीनों चीज अलग होती है क्या? हाँ, अलग अलग नहीं। अच्छा, ऐसे कैसे? हमें तो ऐसे ही बताया अलग अलग होती है। सेम ही चीज होती है। तुम्हें मैं पढ़ाता था क्या? तो भाई देखो भाई, मैं बताऊं कोई भी पढ़ाई, चलो ऐसी कोई बात नहीं। फॉर्मूला अलग अलग होता है सर। तो डट दे काट। तो मीन का मतलब भी होता है एवरेज, मीडियन का मतलब भी होता है एवरेज, और मोड का मतलब भी होता है एवरेज। तीनों का मतलब एवरेज ही होता है भाई साहब। क्या होता है? एक होता है सेंट्रल मेजरमेंट ऑफ टेंडेंसी। क्या होता है? सेंट्रल मेजरमेंट ऑफ, और एक होता है सेंट्रल मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन। वो चीज अलग होती है। सेंट्रल मेजरमेंट ऑफ टेंडेंसी जो 10th क्लास में है। तो भाई मीन, मोड और मीडियन तीनों का एक ही मतलब होता है एवरेज। क्या होता है भाई? तीनों एक ही बात होती है, लेकिन तीनों अलग अलग फॉर्मूले से निकाले जाते हैं। तीनों में मैं डिफरेंस बताता हूं तुम्हें। डिफरेंस कुछ नहीं है, एक ही बात है, एवरेज। अब ये ध्यान दो, मीन क्या भाई? मीन। तो क्या हुआ कि भाई मोड जो होता है, मोड, इस सबसे मोड सुटेबल आंसर कौन देता है तुम्हें मैं बताऊं? एक होती है मीडियन। क्या होती है? तो मोड तो क्या होता है कि तुक्का माना जाता है। क्या माना जाता है? कि कोई चीज सबसे ज्यादा बार आई है। मान लो भैंस है, वो लगातार 20 दिन तक दूध दे रही है। तो भाई दूध तो दे ही। तो भाई उन आपा कॉपी में लिखने बैठा और उन कदे तो 10 किलो, कदे 5 किलो, कदे 8 किलो, और 20 दिन में से उन्हें 10-12 दिन 10-10 किलो दिया है। तो अपन क्या लिखेंगे सर? 20 दिन में से 10 दिन तो 10-10 किलो दे रही थी, बाकी कभी 6, कभी 7, कभी 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंदाजे से तुक्का मारा गया कि भैंस जो दूध देती है उसका एवरेज 10 किलो है। तो मोड एक ऐसा एवरेज होता है जो तुक्का मार के बताया जाता है, मतलब गलतियां होने की संभावना ज्यादा होती है। यस और नो? अब बात आई मीडियन की। किसकी भाई? यानी कि सबसे ज्यादा एरर होने के चांस इसमें है। फिर हमें जरूरत पड़ी कि मोड तो क्यों तुक्का मार के अंदाजे से। मोड है कोई समझा, कोई नंबर सबसे ज्यादा मोर फ्रीक्वेंट है ना, तो ये एक एवरेज ही है। ठीक है, फिर आती है मीडियन। तो मीडियन मोड से थोड़ी कम गलतियां करेगी, थोड़ा अच्छा रिजल्ट देगी, थोड़ा अच्छा रिजल्ट देगी। जो एवरेज होगा वो थोड़ा और अच्छा होगा। कि मिडिल वैल्यू क्या होगी? कोई कोई असेंडिंग लिखो या डिसेंडिंग लिखो, और सर लगभग बीच की, सीधी की सीधा लगभग बीच की, कोई मिडिल वैल्यू। अरे ये सुनो, तो कोई ना कोई मिडिल वैल्यू अपन एवरेज मान लेते हैं, मतलब ये चीज तो मानी गई थी, कोई ना कोई मिडिल वैल्यू। तो सबसे ज्यादा एवरेज, सबसे बेटर कैलकुलेशन कौन देता है? मीन। मीन भी एक एवरेज होता है कि उसका पर्टिकुलर फॉर्मूला क्या है कि अच्छा मोड है, अच्छा सबसे बेस्ट आंसर ये देता है। मीन भी एक तरीके का क्या है? एवरेज। सबसे बेस्ट आंसर क्यों देता है? मोड और मीडियन एवरी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड नहीं करती। मीडियन केवल किस पे डिपेंड करती है? मिडल पे। उसको पहली दूसरी वैल्यू, पहली लास्ट वैल्यू से मतलब ही नहीं है। असेंडिंग डिसेंडिंग लिखो, शुरू की 2 चार क्या है, लास्ट की 2 चार क्या है, मतलब ही नहीं है। बीच वाली वैल्यू क्या सब पे डिपेंड करता है? नहीं। तो गलतियां होने के ज्यादा चांस होते हैं इस एवरेज में। मोड क्या सब पे डिपेंड करता है? अरे भैंस कभी 4 किलो, कभी 8 किलो, मतलब ही नहीं है।
उस तुमने तो ये देख लिया कि 20 दिन में से 12 दिन 10 किलो दे रही थी, 10 तुमने तो बोल दिया एवरेज। अरे तुक्का तो सही मारा है तुम लोगों ने, लेकिन वो सभी ऑब्जर्वेशन एवरी डे की कैलकुलेशन पे डिपेंड करती है क्या? नहीं, मीन एवरी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर देगा, होते तीनों एवरेज ही है, ठीक है ना। तो सेंट्रल मेजरमेंट ऑफ टेंडेंसी 5 होते हैं तो 3 ही हुए, और 2 और होते हैं सेंट्रल मेजरमेंट ऑफ टेंडेंसी। फिर होता है सेंट्रल मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन। 10th में नहीं था ना, ये तो था, ये तीनों तो थे। हाँ। ये जब नाम तो देखो वो 11th में था, तो एक ही बात है। तो तुम किसी भी चीज को पढ़ो, उस चीज को सुना करो ढंग से, है ना। तो देखो भाई, देखो ये एक ही बात होती है ना, ना अलग होते होगी अलग। अभी मोड क्या काम आता है, मीडियम क्या काम आता है, मीडियम क्या काम आती है, वेल्थनेस, किसी चीज की क्वालिटेटिव रिजल्ट किसी चीज का निकालना हो, गुणवत्ता कि कौन सा ज्यादा बेस्ट है, तो मीडियम निकाली जाती है ना। गारमेंट वगैरह का, कपड़े का व्यापार है अगर, तो हम कि भी जैसे मोड निकालेंगे, इस तरीके की चीजें हैं, तो ये अलग अलग काम में आती है बिजनेस वगैरह में। चलो देखो भाई, नहीं मेरे पास कॉमर्स नहीं, फिर बता रहा हूँ। तो देखो के बाद पेपर ये बताइए। अरे तो मास्टर में गुण करो। तो देखो ये किससे सीखेंगे? टीचर से सीखेंगे ना। तो देखो ये, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। तो अभी अपन क्या पढ़ने वाले हैं? मीन क्या पढ़ने वाले हैं? अब ये मीन अलग है, प्रोबेबिलिटी वाला है इनका मीन। तो यहां मीन का फॉर्मूला होता है, मीन को बोलते हैं एक्स बार। क्या बोलते हैं? एक्स बार। तो पहले क्या सीखा अपन ने? रैंडम वेरिएबल। फिर क्या सीखा? उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब क्या सीखेंगे? मीन। मीन को क्या बोलते हैं? एक्स बार। तो इसे हिंदी में बोलते हैं माध्य। तो इसे क्या बोलेंगे भाई? एक्स बार। क्या बोलेंगे? एक्स बार। तो बड़ा सिंपल है, समीशन एक्स आई इंटू पी आई, या पी आई इंटू, अरे कौन पी आई? वो गाना मैं तो पी आया, मैं तो पी आया, मैं पी आया, तो वही बात है। तो पी आई इंटू एक्स आई और उसका सम। अरे करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी को करस्पॉन्डिंग रैंडम वेरिएबल से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। करस्पॉन्डिंग रैंडम वेरिएबल 0 नहीं है, यानी कि सर पहला तो हमेशा 0 होगा, हमेशा होगा। 0 इंटू 1/8, 1 इंटू 3/8, 2 इंटू 2 हटा दिया क्या मैंने? हाँ। यहाँ 2 था ना। 2 इंटू 3/8, 3 इंटू 1/8, सबको जोड़ दो, मीन आ गया। उसे इतना इजी है, बिल्कुल इतना इजी है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? ये सभी बच्चे, हालांकि इसमें दिख जाएगा, नोट कर लेना देखना बाद में। तो देखो भाई क्या होता है? आई की वैल्यू, अरे पहला रैंडम वेरिएबल से लेके nth रैंडम वेरिएबल, बीच के अंदर तो 3 ही रैंडम वेरिएबल, 4 ही रैंडम वेरिएबल आए। कितने? 4 भाई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तुम समझ गए हो। मेरी बात बताओ भी, किसी बच्चे की समझ नहीं आएगा। करस्पॉन्डिंग रैंडम वेरिएबल की वैल्यू को करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, उनको ऐड करेंगे, वही क्या होगा? मीन होगा। तो समीशन पी आई इंटू एक्स आई, यही क्या कहलाएगा भाई? मीन कहलाएगा। हो गया मीन। अरे बात क्लियर है? ठीक है। अब दूसरी बात, मीन के बाद में हमारे पास आएगा भाई वेरिएंस। क्या बात आएगा? तो वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या होगा? तो वेरिएंस को बोलते हैं सिग्मा स्क्वायर। क्या बोलते हैं? कौन सी सिग्मा? कौन सी मां? सिग्मा। सिग्मा स्क्वायर है ना। तो देखो वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस बड़ा इजी है, देखते हैं। इसमें जो एक्स आई है ना, क्या बोल दिया मैंने? एक्स आई का स्क्वायर कर दो, पी आई एज इट इज। पी आई को मत छेड़ो यार, ठीक है ना। एक्स आई को छेड़ो, उसकी स्क्वायर करो। वो मतलब 0 का स्क्वायर, यस 0 का स्क्वायर इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी, 1 का स्क्वायर इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी, 2 का स्क्वायर इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी, 3 का स्क्वायर इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी। ये तो बड़े इजी हैं। 11th वाले तो थोड़े डिफिकल्ट है, तो प्रोबेबिलिटी वाले ना। तो देखो पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? मीन का होल स्क्वायर। तो दोबारा ध्यान दो, दोनों में ये तो पी आई इंटू एक्स आई, पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर नहीं। 1/8 का स्क्वायर करोगे क्या? ना, इसका छेड़खानी एक्स के साथ ही करेंगे, पी के साथ नहीं करेंगे। अरे समझ गए क्या? पी तो प्रोबेबिलिटी है, तो जो भी तुम्हें कुछ करना है तुम एक्स के साथ करना। तो पी आई इंटू एक्स आई, पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर। बात आई क्या समझ? उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया? मीन का स्क्वायर। मीन क्या होता है? एक्स बार। और एक्स बार की फॉर्मूला ये, यस और नो? बोले सर बड़ा सिंपल है। बिल्कुल सिंपल है। तो अरे मीन निकालने में कहा क्या पेट दर्द हो रहा है? 0 इंटू 1 इंटू करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी को करस्पॉन्डिंग रैंडम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, कहानी खत्म। बात आई है समझ में? ये वेरिएंस हो गया।
अब हमारे पास आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या आएगा भाई? स्टैंडर्ड डेविएशन SD। वेरिएंस का मतलब होता है हिंदी में प्रसरण। क्या होता है? और इसका मतलब होता है मानक विचलन। क्या होता है? विचलन। विचलन का मतलब क्या होता है पता है क्या? तुम यार 11th क्लास ढंग से पढ़े नहीं, मैं क्या बताऊं। तो विचलन का मतलब होता है कोई वैल्यू अपनी एवरेज वैल्यू से कितना दूर है। कोई वैल्यू अपनी एवरेज वैल्यू से ऐसे बोलते हैं ना कि भाई कोई कंपनी है दो, उस कंपनी का स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा हो गया, तो किसी कंपनी का स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है, इसका मतलब वो अपनी एवरेज वैल्यू से बहुत दूर है। उसका मतलब ये हुआ उसमें बिखराव ज्यादा है। क्या है? स्कैटरिंग ज्यादा है, मतलब वो कंपनी की स्टेबिलिटी नहीं है, कोई उसका अच्छा वो नहीं है ना। तो ज्यादा होना मतलब अच्छा नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर कम है तो ठीक है, मतलब वो अपनी एवरेज वैल्यू से बहुत पास है। एवरेज मतलब प्रॉफिट का एवरेज, किसी चीज का एवरेज, समझ रहे हो क्या? तो डेविएशन का मतलब ये होता है कि कोई चीज, कोई डेटा अपनी एवरेज वैल्यू से कितनी दूर है, समझ रहे हो क्या? तो होता है डेविएशंस। समझ गए क्या? विचलन। अपन नहीं बोलते कई बार हिंदी में कि वो अपने मार्ग से विचलित हो गया, अपने मार्ग से भटक गया, मतलब जिस रास्ते को उसको जाना था वहां है नहीं, भटक गया, वो रास्ता नहीं मिल रहा उसको, तो खराब बात है। अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। किसी चीज को देख के घबरा जाओ, जो आप जो काम कर रहे हो, अरे लोग, मैं क्या बोलता हूँ कि मंजिल मत बदलो, तरीके बदलो। यहाँ तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, मंजिल ही बदल देते हैं। समझ गए क्या? तो भाई प्रसरण, तीन चीज सीखनी है तुम्हें। पहली कौन सी? मीन। दूसरी कौन सी? वेरिएंस। और मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन किसको बोलते हैं? सिग्मा को। किसको? यानी कि इसी का रूट करना है, यानी इसी का क्या कर देना? रूट ऑफ वेरिएंस। रूट ऑफ वेरिएंस का अंडर रूट क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। तीनों फॉर्मूला रख लेना। पहला फॉर्मूला कौन सा? मीन का। क्या होता है? समीशन xi इंटू पी आई। दूसरा फॉर्मूला वेरिएंस, समीशन पी आई xi का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन और उसी का स्क्वायर रूट। यस और नो? अब मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। अगले चैप्टर में वैसे काम तुम्हारे आएंगे नहीं, लेकिन थोड़ा शॉर्ट वगैरह कुछ देखने में चीजें कि भाई मीन जो होता है ना, मीन, मान लो आपके पास में n एक्सपेरिमेंट, n बार ट्रायल हो रहा है कोई चीज। कितनी बार? n टाइम किसी को ट्रायल कर रहे हैं। जैसे सिक्के को 3 बार उछाल रहे हैं, तो 3 बार, 4 बार, 5 बार, n हो गया ना। और सपोज दैट p उसके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है। अगले चैप्टर में पढ़ा दो क्या? p उसके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है, q उसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी है। n नंबर ऑफ ट्रायल, p उसके और q उसके, तो सक्सेस हो जाएगा इस बात की प्रोबेबिलिटी p, और वो फेल हो जाएगा इस बात की प्रोबेबिलिटी q। अगले चैप्टर में शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आएगी, बुक में नहीं है, मैं बता रहा हूं। तो उसका मीन होता है n इंटू p इंटू q। n इंटू p इंटू n p q उसका होता है मीन। क्या होगा? मीन सबसे बड़ा आंसर आएगा। फिर हमारे पास आता है उसका वेरिएंस। वेरिएंस होता है n इंटू p। क्या होता है? सही दिखाया क्या मैंने? मैंने गलत लिखा है। मीन होता है n इंटू p। मीन क्या होता है? और वेरिएंस क्या होता है? n p q। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा? अंडर रूट n p q। ये बात है। क्या होता है? मीन n p सक्सेस होने की, मीन n p, वेरिएंस n p q और अंडर रूट n p q। समझ गए क्या? चलो इस बात को अगले चैप्टर में, अगले में पढ़ेंगे 13.5 में, अभी 13.4 है। तो ये तो होगा सारा तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, सब कुछ समझा दिया मैंने तुम्हें। ध्यान दो भाई, जो पहला क्वेश्चन वो क्या दिया है कि आपको जांच करनी है, आपको चेक करना है कि कौन सा स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। मतलब रैंडम वेरिएबल अगले ने डिफाइन कर रखा है और उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी अगले ने डिफाइन कर रखी है, और अगला पूछना चाहता है कि कौन सी उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है क्या? चलो चेक करो। रैंडम वेरिएबल एक्स क्या देगा भाई? 0, फिर 1, फिर 2, और ये उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 0.4, 0.4, 0.2। तो कह रहा है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है इस रैंडम वेरिएबल का? यस। तो इस सब का ये x बराबर 0 की, x बराबर 1 की और x बराबर 2 की, सबका सम चेक करो। 0.4, 0.4 और 0.2 यानी कि 1.00 तो बन रहा है। यानी कि ये तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है पहले में पहला है, यानी इस रैंडम वेरिएबल की ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। इस रैंडम वेरिएबल के लिए ये उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। सेकंड वाली नहीं हो सकती, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव होती नहीं, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती भाई।
हाँ, रैंडम वेरिएबल नेगेटिव हो सकता है, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। समझ गए क्या? तो अगला जो है वो क्या दे दिया भाई, 0 2 सॉरी 0 का नंबर आएगा ना, 2 कहां से आ गया, 1 2। अच्छा तुम्हारे तो ऐसे रैंडम वेरिएबल हैं जो 0 1 2 3 ऐसे जाएंगे बस कोर्स में, तो माइनस वाले काम ही नहीं आ रहे हैं ना। अच्छा भाई इनकी प्रोबेबिलिटी क्या देखिए बताओ, P of x 0.1 0.5 0.2 माइनस 0.1 और 0.3। अब अगर सबको ऐड कर दूं और ऐड करने से 1 बन भी जाए तो नेगेटिव प्रोबेबिलिटी तो- हो नहीं सकती। अरे भाई धागे में एक बार अगर गांठ पड़ जाए, अगर टूट जाए ना, उसे जोड़ोगे तो भी गांठ तो रह जाएगी। समझ गए ना? तो ये वाली बात है कि भाई अगर इनको मैं जोड़ भी दूं, 1 भी आ जाए तो क्या फायदा है। अब तो मतलब कि उसको पहले से ऐसी क्लेश नहीं करनी चाहिए थी, पहले से समझ के चलना चाहिए था ना भाई, क्लेश करती खुद जाके दिमाग। तो कहने का मतलब है प्रोबेबिलिटी नेगेटिव आ गई, प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअली किसी की भी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए थी। अगर इनका सम 1 बन भी जाए कोई फायदा नहीं है, ये नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। ये इस रैंडम वेरिएबल के लिए ये उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं सकता। यस और नो? कुछ और ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए था, ये नहीं आएगा, ये गलत है। अरे यस और नो? चलो आगे देखते हैं। अगला है थर्ड वाला, चेक करो थर्ड वाला, देखो नहीं है। अच्छा संबंध नहीं आएगा, हाँ नहीं तो हो जाता। कई बच्चे सोचेंगे ऊपर वाली है उसकी वजह से नहीं हो रहा, तो -1 0 और 1 और ये उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 0.1 0.2 है ना। अरे ये कोई ये परेशान नहीं कर रहा, हो सकता था, ठीक है ना, लेकिन इनका संबंध नहीं आया। 0.7 0.9 बनेगा, यानी कि ये 1 नहीं बना, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही फोर्थ बोलो, नहीं होगा, नहीं होगा क्या? 3 2 1 0 माइनस नहीं होगा, नहीं होगा। 3 2.5 अरे 0.1 तो पहले हो गया, 1.05 बन रहा है, 1.05 तो 1 से ग्रेटर देन चला गया। अरे ऊपर जो माइनस है उनकी वजह से नहीं, ये चेन का संबंध नहीं बन रहा, ठीक है ना। और यहाँ संबंध बन रहा है 5.7 0.8 0.11 यो कम होगा 1.00 बन रहा है, लेकिन प्रोबेबिलिटी पर्टिकुलर किसी रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं आ सकती। समझ गए ना? और यहाँ पे रैंडम वेरिएबल नेगेटिव आ सकता है लेकिन संबंध आना चाहिए था। ऐसा इसमें हुआ, रैंडम वेरिएबल नेगेटिव आ सकता है लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी का सब। मेरी बात क्लियर है क्या? तो पहले क्वेश्चन के चारों पार्ट हो गए क्या? ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, है ना।